नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र वधिया है और हम लोग आज नाइट्रोजन पे बात करेंगे। नाइट्रोजन के केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फोकस रहेगा हमारा। और हम मूलतः ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम नाइट्रोजन को खेती में प्रयोग करते हैं, कहाँ से आती है, क्या हवा में इतनी है, वो मिलेगी कैसे, तो और इसके जमीन में किस प्रकार से रूप बदलते हैं और क्यों ये जरूरी है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आखिरी सवाल पे ये आ जाते हैं कि जरूरी क्यों है नाइट्रोजन हमारी खेती के लिए और इंसानों के लिए, किस तरीके से इसका रोल है, या पूरे पृथ्वी में जो जीवन चल रहा है क्या उस नाइट्रोजन के बिना संभव भी है। तो अगर कोई ये पूछे कि क्या नाइट्रोजन के बिना जीवन संभव है, तो हाँ, इसका जवाब यही है कि नाइट्रोजन के बिना कोई जीवन धरती पे संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, इसको समझिए कि जो नाइट्रोजन है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इसके बिना, नाइट्रोजन के बिना बन ही नहीं सकते। मतलब अगर आप डीएनए ले लें या आरएनए ले लें, जो सेल डिवाइड होती है, जब तक डीएनए डिवाइड नहीं होता, डीएनए की मात्रा डबल नहीं होती, जब तक सेल डिवाइड नहीं होती, मतलब एक जीव से, एक कोशिका से दूसरी कोशिका नहीं बन सकती, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया नहीं बन सकता जब तक उनके अंदर का डीएनए डिवाइड नहीं होता। और डीएनए बना होता है नाइट्रोजन बेसिस से। नाइट्रोजन बेस के बिना डीएनए का निर्माण संभव नहीं है। आरएनए भी इसी तरीके से होता है। आरएनए का निर्माण बिना नाइट्रोजन बेस के संभव नहीं है, और बिना डीएनए आरएनए के प्रोटीन नहीं बनता क्योंकि उसकी कोडिंग होती है। और नाइट्रोजन, अगर अपन ये बात करें कि प्रोटीन अकेला भी बन जाए कहीं, तो बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स नाइट्रोजन से ही बनते हैं। तो इसका महत्व तो यहाँ पे है कि अगर बिना नाइट्रोजन के बिना जीवन संभव ही नहीं है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन ही नहीं सकती, तो आगे ही नहीं बढ़ेगी बात, फिर सब वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अभी जो पृथ्वी में जिस प्रकार का जीवन है, जो इवॉल्व हुआ करोड़ों साल पहले, वो नाइट्रोजन पे आधारित है। ये आपको समझना चाहिए कि इसके बिना संभव नहीं है, लाइफ ही संभव नहीं। ठीक है। अब फिर बात करेंगे अपन की हवा में तो बहुत सारी नाइट्रोजन है। हवा की जो नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन होती है, वो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में होती है। मतलब दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, N2 बनता है। आप ये देख रहे होंगे N ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, 1 2 3 3 बॉन्ड, और दुनिया का सबसे मजबूत बॉन्ड कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि जब ये नाइट्रोजन से जुड़ जाती है आपस में, तो इसको तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। और कैसे टूटती है प्रकृति में, अगर ये टूटेगी नहीं तो ये जीवन आया कैसे फिर। तो सबसे बड़ा यही सवाल था जिसको कई साल पहले हमारे एक वैज्ञानिक ने सॉल्व किया कि ये नाइट्रोजन किस तरीके से आई होगी। तो ये बनता कैसे है, प्राकृतिक रूप से कैसे बनता है। प्राकृतिक रूप से कैसे बनता है कि आसमान में जब बिजली चमकती है तो उसमें काफी सारी ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा से वहां पे जहां बिजली चमक रही है, नाइट्रोजन के ये मॉलिक्यूल टूटते हैं और वो हाइड्रोजन से क्रिया कर लेते हैं वहीं पे, उसी तापमान पे, या ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेते हैं। तो उस तरीके से नाइट्रोजन के घुलनशील यौगिक बनते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ यौगिक जिसको अमोनिया बोलते हैं वो भी बनते हैं, और वो पानी के साथ फिर धरती पे आते हैं और धरती को फिर उर्वरा शक्ति मिलती है धीरे धीरे। और जो धरती पे नाइट्रोजन इस तरीके से आ गई है, उसका एक हिस्सा वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। उसकी बात आगे आगे करेंगे अपन। तो आप ये समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन का महत्व यहाँ पे क्यों है। इसका महत्व बताने के लिए एक चीज और बताऊं मैं कि जब दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, एक समय था जब अनाज की काफी किल्लत थी, तो वैज्ञानिक इसी में लगे रहते थे कि किस तरीके से हम उपजाऊ क्षमता धरती की बढ़ाएं, और खेती के लिए या किसी भी सिस्टम में जाने के लिए नाइट्रोजन ही मेन कंपाउंड है जिसकी कमी से बात आगे नहीं बढ़ेगी। यानी अगर आपकी धरती में, जमीन में नाइट्रोजन कम है, फर्टिलाइजर में आप नाइट्रोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी खेती की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। बॉटल नेक है, बाकी सारी चीजें हैं, फास्फोरस है, पोटाश है, आयरन, जिंक, सब कुछ है, मगर नाइट्रोजन नहीं है अगर आपकी जमीन में, तो वो सारी चीजें बेकार है। क्योंकि जब सेल डिवाइड नहीं होगी, जब तक डीएनए आरएनए बनेगा ही नहीं, तो फिर बात आगे कैसे जाएगी। तो ये नाइट्रोजन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका वालों ने एक समय पे एक कानून बनाया था, बहुत पुराना कानून है जो अब आज भी लागू है। आप लोगों को पता होगा, मुर्गी खाद आपने सुना होगा कभी, मुर्गी खाद में नाइट्रोजन होता है बहुत सारा। तो उसमें पोल्ट्री फार्मिंग तो ठीक था, लेकिन क्या होता है, समुद्र के बीच में, बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं उनके बीच में द्वीप होते हैं, तो समुद्री चिड़िया होती है जो सीगल्स बोलते हैं, और भी कई तरह के जो होते हैं, तो वो मछलियों पे निर्भर रहते हैं।
वो मछलियां खाते हैं, आसमान में उड़ते हैं, मछलियां पकड़ के खाते हैं। तो मछली वगैरह जो भी होती है इनके, इसमें काफी प्रोटीन होता है। तो वो जब डाइजेस्ट करते हैं तो वो प्रोटीन उनके एक्सक्रीशन में, मतलब उनकी पोटी में बाहर निकलता है। और जब वो अंडे देने के लिए आते हैं, द्वीप चाहिए होते हैं उनको, तो वहां द्वीप में अंडे देते हैं उनके बच्चे, तो उनको खाना ला के देते हैं, तो उनकी जो पोटी है वहां काफी सारी इकट्ठी हो जाती है, उनके बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। इसको बोलते हैं गुआनो। तो अमेरिका वालों ने एक कानून बनाया था उस टाइम पे कि अगर अमेरिका का कोई नागरिक किसी नए द्वीप को रिपोर्ट करता है कि ये द्वीप है जहाँ पे गुआनो उपलब्ध है, तो अमेरिका की सरकार की बाध्यता थी कि उसको वहां हमला करके उसको अपने कब्जे में लेना ही पड़ेगा। और ये कानून आज भी लागू है। इससे आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का महत्व समझ सकते हैं। एक चीज और बता दूं, नाइट्रोजन विस्फोटकों में भी काम आती है। जो भी ट्राई नाइट्रोटोलुएन, टीएनटी जिसको बोलते हैं, आरडीएक्स, या फिर आपका जैसे एक फर्टिलाइजर भी है अमोनियम नाइट्रेट, तो ये सब, इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन का, इसको तोड़ने के बाद जब एक बार ये टूट जाता है तो इससे जो दूसरे कंपाउंड बनते हैं उनको अगर आपने अनस्टेबल बना दिया, यानी अगर उनको ज्यादा दबाव देंगे तो आसानी से वो रिएक्शन करने लग जाते हैं, तो बहुत अनस्टेबल होते हैं। इसलिए जरा सा टीएनटी क्या होता है, उस पर आप जरा सा भी धक्का मारो, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में रखा और उसको धक्का मारा तो उसमें विस्फोट हो जाता है और रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत विगरस होती है। तो जितने विस्फोटक हैं उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक अच्छी कहानी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये नाइट्रोजन का महत्व है केमिकल इंडस्ट्री में भी और इंसानों के लिए भी। जब नाइट्रोजन पे हम प्राकृतिक रूप से निर्भर थे, यानी जो गुआनो है, यानी चिड़िया की पोटी हो गई, फिर और भी जो दो चार रास्ते हैं, खली वली या जो मतलब जो मैन्योर से आ जाए, वो अगर उस पर निर्भर थे तब दुनिया की पॉपुलेशन 3 बिलियन थी। और उसके बाद जब ये नाइट्रोजन की एक रासायनिक विधि खोजी गई, नाइट्रोजन को हवा में से किस तरह से निकालना है, उसके बाद दुनिया की पॉपुलेशन आज 7 बिलियन है। तो वो 3 बिलियन से 7 बिलियन का ट्रांजिशन सिर्फ इसी से आया है कि हवा की नाइट्रोजन को किस तरह से रासायनिक रूप से हम फर्टिलाइजर में बदल देते हैं। तो आगे हम उसी की बात करने वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन किस तरीके से महत्वपूर्ण है, और उसके थोड़ी बहुत अपन ने बात ये करी कि वो रासायनिक विधि से कैसे बनाई जाती है। एक वैज्ञानिक का नाम है हेबर, HABER, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक थे बॉश। तो हेबर ने वो प्रोसेस निकाली कि हवा में से किस तरीके से अपन हवा का प्रयोग करके किस तरीके से नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक भाग अगर नाइट्रोजन है, 2 भाग हाइड्रोजन लगेगा, तो उससे 2 भाग अमोनिया के निर्माण होंगे, N2 + 3H2 2NH3। ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया होती है काफी उच्च तापमान और उच्च दबाव पे की जाती है। उसके पहले बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी ये प्रक्रिया करने की, क्योंकि ये एक संभावना थी कि ये करने से बनेगी, पर वो लोग सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो अधिक दबाव का इस्तेमाल तो कर रहे थे पर अधिक तापमान का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास वैसे इक्विपमेंट उन लोगों ने डिजाइन नहीं किए थे। हेबर वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्रक्रिया जमीन पे उतारी और सक्सेसफुली की। इसकी बहुत ज्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे, आप इतना समझिए कि बहुत ज्यादा उच्च दबाव, 200 एटमॉस्फेरिक दबाव, मतलब अभी जो आप दबाव का सामना कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर हवा दबाव डाल रही है अभी, इसको एक एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक दबाव बोलते हैं। अगर इसका 200 गुना कर दें उतना दबाव इसको लगता है, और 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ये रिएक्शन होती है। इसमें इसके बाद भी आपको एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस कैटलिस्ट को आप ध्यान रखिएगा, आगे हम इसकी और बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में भी इसका महत्व है, और शायद उन्होंने ये आइडिया बायोलॉजी से लिया हो। आयरन मॉलिब्डेनम को मिक्स करके एक मेटल बनाई जाती है, इसके बड़े बड़े ऊंचे रिएक्टर्स होते हैं, उसके अंदर ये रिएक्शन होती है। उसकी सरफेस पे आयरन मॉलिब्डेनम जो कैटलिस्ट है, मतलब जो मेटल है, उसकी सरफेस पे ये पूरी रिएक्शन की जाती है, और इस तरीके से ये होती है। अब आप देखिए, नाइट्रोजन तो हवा में से मिल गया हमको, क्योंकि हवा में 78% नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? हाइड्रोजन तो इतना उपलब्ध है नहीं, तो उसके लिए बॉश प्रोसेस से बनाया जाता है। मीथेन जो होती है, जैसे जो देश है जहाँ पे नेचुरल प्राकृतिक गैस उपलब्ध होती है, पेट्रोलियम उपलब्ध होता है, वहां मीथेन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो इस मीथेन को स्टीम, मतलब पानी, H2O है ये, स्टीम और पानी एक ही चीजें हैं। स्टीम मतलब पानी को उच्च तापमान पे गर्म किया गया है तो उसके अणु दूर दूर हो गए। तो पानी को 800 डिग्री पे इनकी रिएक्शन करते हैं बर्न रिटॉर्ट में,
तो ये गैस बनती है जिसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर ये सब साथ में रहेंगे, इसको पूरे का पूरा नाइट्रोजन से आप रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन में बहुत सारी बाई प्रोडक्ट बनेंगे और रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। इसमें एक चीज और होती है कि इसके साथ में सल्फर कंपाउंड भी होते हैं जो ये मीथेन प्राकृतिक रूप से मिलती है, तो ये सल्फर भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके या कैटलिस्ट से रिएक्ट करके रिएक्शन को रोक देता है। तो ये सल्फर को अलग करना पड़ता है, एक वो प्रोसेस है। दूसरा, मीथेन को तोड़ के हाइड्रोजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग कर देते हैं, जो बाद में काम आता है हमको यूरिया बनाने के लिए। तो ये जो शुद्ध हाइड्रोजन निकली है, इसको शुद्ध नाइट्रोजन से रिएक्ट करा के हम पहले तो बनाते हैं अमोनिया, ये बन गया अमोनिया, और अमोनिया को फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा के हम ये सभी कैटलिस्ट और ये सब लगते हैं। उसके बाद यूरिया बनता है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। अमोनिया गैसीय होता है, इसको पानी में घोल के आप रख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही दबाव कम होता है ये बाहर निकलता है, हवा में उड़ जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम यूरिया का निर्माण करते हैं। यूरिया स्टेबल है, आसानी से विघटित नहीं होता है, और ये फॉर्म जो है खेतों में डाला जाता है। अमोनिया भी डालते हैं, पानी में घुली हुई अमोनिया को भी फर्टिलाइजर की तरह एक टाइम पे बहुत इस्तेमाल किया जाता था, और आज की डेट में हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे दूसरे कंपाउंड भी बनाए जाते हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में काम होते हैं। इस तरीके से जो अमोनिया बनी है ना, इसकी अगर आप देखेंगे कि दुनिया भर में कितनी बनती है, तो 131 मिलियन मेट्रिक टन अमोनिया का निर्माण पूरी दुनिया में हैबर प्रोसेस से किया जाता है। इसी प्रोसेस से 131 मिलियन मेट्रिक टन हर साल बनती है ना, जिसका 80% लगभग इस्तेमाल खेती में फर्टिलाइजर के रूप में होता है। एक और बात बता दूं कि इस तरीके से जो नाइट्रोजन बनती है, चूंकि नाइट्रोजन अपने क्रियाशील रूप में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, जैसे कि हमने देखा कि इससे जो बम वगैरह बनते हैं, विस्फोटक बनते हैं, वो इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। फिर तो खेती में भी जो हम डालते हैं अमोनिया के फॉर्म, मतलब अमोनिया या फिर आपका यूरिया जो डालते हैं, तो तेजी से विघटित हो जाता है और इसका 50% हिस्सा ही खेत में इस्तेमाल हो पाता है, 50% वेस्ट हो जाता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, पर इसके बिना संभव भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि 4 बिलियन पॉपुलेशन थी, उससे 7 बिलियन करने में सिर्फ यही प्रोसेस है। और ये जो हमारे हैबर साहब हैं वैज्ञानिक, इनके कारण ही दुनिया में जनसंख्या विस्फोट हुआ, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि उसके पहले धरती में जितनी नाइट्रोजन थी वो इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए इतनी जनसंख्या कभी हो ही नहीं सकती थी। इनकी प्रोसेस से जो हवा में नाइट्रोजन थी उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया गया, उसको एक लिविंग सिस्टम में लाया गया, तो ही इतनी पॉपुलेशन आज की डेट में संभव है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान धरती में है, उसके शरीर में जितनी भी नाइट्रोजन है उसका 50% हिस्सा हैबर प्रोसेस से आया हुआ है। मानी कृत्रिम, मतलब रासायनिक विधि से जो नाइट्रोजन फिक्स की जाती है फैक्ट्रियों में, हमारे शरीर में अगर नाइट्रोजन को आप अलग अलग देखें तो लगभग आधा हिस्सा हैबर प्रोसेस से आया हुआ है। तो इतनी महत्वपूर्ण प्रोसेस है ये हैबर प्रोसेस, और आप देख ही रहे हैं कि इतना ज्यादा इससे निर्माण किया जाता है। सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव और बहुत ज्यादा तापमान का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इतनी भी इजी नहीं है। तो हम इसके बाद हम क्या देखना चाहेंगे कि ये तो हो गई रासायनिक बात कि रसायन उसमें कैसे बनता है, पर इसके पहले भी तो धरती पे जीवन चलता था। साल भर तो बिजली चमकती नहीं है, या उससे आने वाली नाइट्रोजन इनफ तो है नहीं, तो फिर बाकी क्या होता है, बाकी नाइट्रोजन कहाँ से आती है, हम उस पे आ रहे हैं। अभी अपन ने देखा कि रासायनिक विधि से किस प्रकार से नाइट्रोजन जो है उसको हम जैविक रूप में उपयोग लायक बना लेते हैं। प्रकृति में कैसे होता है ये काम? प्रकृति में ये काम कुछ टाइप के बैक्टीरिया के माध्यम से संभव है। उनमें से एक है एजिटोबैक्टर, तो हम उसी का एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। उसके पहले आप देखिए कि जो रासायनिक विधि से नाइट्रोजन बन रही है दुनिया में, वो 65% हिस्सा है। एक स्टडी के हिसाब से 65% जो नाइट्रोजन है दुनिया में अवेलेबल आज की डेट में, जो फर्टिलाइजर और इन सब में इस्तेमाल हो रही है, जो भी उत्पादन हो रहा है, उसका 65% हिस्सा हैबर प्रोसेस से बन रहा है। 3% हिस्सा जो है बिजली चमकने से बनता है, जो आसमानी बिजली है, आकाशीय बिजली है ना, तो उससे जो बनता है वो 3% हिस्सा उससे बनता है। और जो 32% है ये जैविक नाइट्रोजन, बायो नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, बायोलॉजिकली ये बनता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उससे 32% हिस्सा, इस दुनिया में आज भी 32% हिस्सा उसी से बन रहा है।
क्योंकि बहुत विशाल समुद्र है, जंगल है जो, तो वहाँ यही प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है। कैसे बनता है? तो आप, मैं इसको थोड़ा सा इधर का हिस्सा मिटा देता हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, हवा में नाइट्रोजन है। अगर एजिटोबैक्टर की कोशिका, जैसे ये एजिटोबैक्टर की कोशिका मान लेते हैं, और उसके बाहर ये एक म्यूकस की लेयर होती है अच्छी खासी मोटी, मैंने कम बनाई है। आप कभी आपने देखा हो तो मैंने आपको शो भी किया था, काफी थिक रहती है, मतलब जैसे कोशिका इतनी बड़ी तो म्यूकस इतना बड़ा होता है उसमें। तो ये म्यूकस है, इसका खास रोल होता है, उसका हम बाद में देखते हैं। यहाँ इसका डीएनए वगैरह होता है और यहाँ इसका एंजाइम सिस्टम जो है वो होता है। तो एक बार नाइट्रोजन इसके अंदर प्रवेश करती है तो उसके अंदर ये एक नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है। उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर आयरन मोलिब्डेनम, आपको याद होगा कि हैबर ने क्या किया था, उसने आयरन के ऊपर मोलिब्डेनम मिक्स करके एक मेटल बनाई जिसको कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ। बैक्टीरिया भी इसी का इस्तेमाल करोड़ों सालों से कर रहा है। यही आयरन मोलिब्डेनम का जो यौगिक है, इसके साथ में थोड़ा कोबाल्ट भी होता है, और आयरन सल्फर सिस्टम का इस्तेमाल करके, आप भरोसा नहीं करेंगे, उसमें लग रहा था 200 एटमॉस्फेयर का, मतलब आज के अभी जो वायुमंडलीय दबाव है उससे 200 गुना। और तापमान कितना था आपको याद हो, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। ये रूम टेम्परेचर पर, मतलब 30-32 डिग्री सेल्सियस पे, 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन कर लेता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पे यही काम हो जाता है, कोई इसको एक्स्ट्रा तापमान या एक्स्ट्रा दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इसकी खासियत है। और ये एजिटोबैक्टर ऊर्जा कहाँ से लेता है? फिर उसमें तो ऊर्जा हम बाहर से दे रहे हैं उसको गर्म करके, ये ऊर्जा कहाँ से लेता है? कार्बोहाइड्रेट से। पौधा जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा, उससे एटीपी बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके, ये क्रिया करके अमोनियम का निर्माण होता है। ये अमोनियम जमीन में एक हिस्सा बैक्टीरिया के काम आता है, एक हिस्सा ये निकाल देता है, या कोशिका जब मर जाएगी तो ये बाहर निकलेगा। तो ये जो अमोनियम रूप है, जमीन में दूसरे बैक्टीरिया होते हैं तो उसको नाइट्रेट में NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पौधे की क्षमता होती है कि वो अमोनियम को भी ग्रहण कर सकता है, नाइट्रेट को भी ग्रहण कर सकता है, और पौधे के भीतर जाके वापस से अमोनियम में कन्वर्ट होते हैं, और उससे प्रोटीन सिंथेसिस, और जहां जहां उसको नाइट्रोजन की जरूरत है वहां वो लग जाता है। तो ये मोटी मोटी प्रक्रिया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो हाँ, इसकी हम ये जो म्यूकस की बात कर रहे थे, ये म्यूकस क्यों चाहिए? क्योंकि जो ये वाला सिस्टम है ये तब डेवलप हुआ था जब धरती पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं हुआ था। ऑक्सीजन मतलब जितनी आज उपस्थित है, ये कहाँ से आ रही है? प्रकाश संश्लेषण से आ रही है। प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? या तो हरे एल्गी, मतलब अपने साइनोबैक्टीरिया करेंगे, या पौधे करेंगे, और ऑक्सीजन का कोई स्रोत नहीं है। तो वो बहुत पहले जब ये शुरू हुआ, उसके भी पहले ये इवॉल्व हुआ था। तो ये जो एंजाइम है ये ऑक्सीजन के लिए बहुत संवेदनशील है। अगर इसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो इसकी रिएक्शन आगे रुक जाती है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए, इसके लिए बैक्टीरिया ने सेल बहुत सारा म्यूकस वाला सिस्टम डेवलप किया है। और दूसरा आप देखते होंगे चने या सोयाबीन या मूंग, है ना, या अन्य दलहन फसलें जैसे मूंगफली वगैरह में आप देखेंगे उसमें पौधा गठाने बनाता है। आप देखते होंगे कि उसको जैसे जड़ है और उसमें गठाने रहती हैं उसकी, है ना। तो ये जो गठाने हैं इसके अंदर वो राइजोबियम, ये एजिटोबैक्टर था, वो राइजोबियम को पालते हैं, है ना। राइजोबियम को इसके अंदर पालते हैं। इसका फायदा क्या है? एक तो गठान से वो हवा से बच गया, दूसरे इसके अंदर एक खास तरह का कंपाउंड बनाते हैं पौधे, लैग हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको, लाल रंग का द्रव निकलता है, लैग हीमोग्लोबिन। ये जो है ये ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, तो यहाँ कम हवा वाला सिस्टम बनता है। तो फिर ये बैक्टीरिया हवा की जो नाइट्रोजन है इसको अमोनियम में कन्वर्ट करने में सक्षम हो पाता है और पौधा उसको ग्रहण करता है। तो ये सिस्टम पौधे और बैक्टीरिया ने मिलके सहजीवी संबंध ये स्थापित किया। हर तरह के बैक्टीरिया को एंट्री नहीं देता, सिर्फ राइजोबियम इसके अंदर इंटर, और वो भी खास तरह के राइजोबियम, सोयाबीन में सोयाबीन वाला, चने में चने वाला इंटर कर सकता है। एजिटोबैक्टर को इंटर करने की जरूरत नहीं, ये बाहर रहता है। अब दोनों को ही ऊर्जा की जरूरत है, इसके लिए पौधा तो जड़ के अंदर से ही दे देगा क्योंकि इसने पाला हुआ है। एजिटोबैक्टर को कहाँ से मिलेगा? एजिटोबैक्टर को जो आपकी सड़ी हुई पत्तियां हैं, पुरानी जड़ें हैं, जो फसल के अवशेष हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है,
उसको खा के वो हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये 2 तरीके हुए। अब हम कुछ सवालों पे बात करेंगे। मैंने ग्रुप में बोला था कि अगर आपके कुछ सवाल हो तो बताएं, तो कुछ सवाल आए किसानों के, तो जो मुझको याद आ रहे हैं मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो एक किसान भाई ने पूछा कि नाइट्रोजन की शुरुआत में ही जरूरत होती है कि फूल में जरूरत होती है कि फल के समय जरूरत होती है? तो जैसा हमने शुरू में देखा कि लगभग हर प्रकार की जैविक प्रक्रिया कोशिका विभाजन से ही होती है, और कोशिका विभाजन तभी होगा जब पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होगी, तभी डीएनए और आरएनए और प्रोटीन बनेगा। तो अब समझिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, फूल के लिए, फल के लिए, सभी के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है, इसलिए नाइट्रोजन चाहिए। एक किसान भाई ने पूछा कि ऐसा कहा जाता है कि नाइट्रोजन डालेंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल का एक आवश्यक हिस्सा नाइट्रोजन भी है ना? उसमें मैग्नीशियम भी होता है, थोड़ी मात्रा में सल्फर और आयरन भी होते हैं। तो पर नाइट्रोजन बॉटलनेक है, क्योंकि कोशिका विभाजन और नॉर्मली लगभग हर प्रक्रिया के लिए प्रोटीन लगता है। प्रोटीन नाइट्रोजन के बिना बन ही नहीं सकता, तो सारी प्रक्रियाएं इससे रुक जाती हैं, इसलिए नाइट्रोजन जरूरी है। एक भैया पूछ रहे हैं कि मात्रा कितनी डालनी चाहिए? तो मात्रा आप थोड़ी थोड़ी डालो, जैसा कि हमने बात करी कि जो भी आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप डालते हो उसका आधा हिस्सा वेस्ट ही हो जाता है। तो आप उसको अगर धीरे धीरे डालेंगे, या फिर दूसरा रास्ता एजिटोबैक्टर वाला, आप जमीन में इनकी कॉलोनी बनाइए, मित्र सूक्ष्मजीव एजिटोबैक्टर को आप जमीन में जगह दीजिए, तो जो आपकी पत्तियां गिर रही हैं, जड़ें हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, एक तो वो उनको खा के बीमारी वाले बैक्टीरिया को पनपने से रोकेगा, क्योंकि खाना इसको मिल गया। दूसरा, ये जब खाएगा तो हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, तो आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, जो कि पीलासपन और ग्रोथ का रुकना और फल फूल का कम होना, वो सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसकी क्षमता वो कम मत आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं 32% दुनिया की नाइट्रोजन माइक्रोबियल प्रोसेस से ही हो रही है ना? तो ये मेजर सवाल थे। अब वाटर लॉगिंग है, जैसे जैसे जमीन में अगर पानी रुका हुआ रहता है तो नाइट्रोजन, हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनता है, यही नाइट्रेट से नाइट्राइट और दूसरे यौगिक भी बनते हैं आगे, क्योंकि बैक्टीरिया भी, बहुत सारे बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन के लिए बहुत भूखे होते हैं, वो इसका प्रयोग करना चाहते हैं या ऐसे कंपाउंड निकालते हैं जिससे ये टूट जाता है। तो वाटर लॉगिंग में नाइट्रोजन का लॉस होता है, इसलिए जमीन में जब भी पौधे होंगे, पौधे जमीन से पानी अवशोषित करते हैं, उसके माध्यम से न्यूट्रिएंट अवशोषित करते हैं, और वो पानी उनके स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। तो वाटर लॉगिंग कम करनी है अगर, तो भी यही है कि पौधे की एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। पौधे की एक्टिविटी नाइट्रोजन सहित सारे न्यूट्रिशन पर निर्भर है, 17-18 एलिमेंट जो उसको लगते हैं। तो अगर वो पर्याप्त है तो आपके यहाँ वाटर लॉगिंग बहुत तेजी से कम हो जाएगी। अगर न्यूट्रिशन, कहने का मतलब ये है कि खेत में अगर न्यूट्रिशन सही है और माइक्रोबियल एक्टिविटी सही है, तो आपके खेत में वाटर लॉगिंग भी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से लगभग सारे सवाल मैंने कवर कर दिए जो मुझको याद आ रहे थे। तो आज का इतना ही। आप समझ पाए होंगे, आशा है कि हवा से जो नाइट्रोजन है वो किस तरीके से बायोलॉजिकल रूप में, रासायनिक रूप से बदली जा सकती है, और किस तरीके से बायोलॉजिकल रूप में बायोलॉजी के लिए बदली जा सकती है। यानी दोनों ही रास्ते हैं और दोनों अपनी जगह सही है, और दोनों के आपने प्रभाव देखे। पर एक बात क्लियर है कि बिना नाइट्रोजन के पॉसिबल नहीं है। वेक्टर से जुड़े रहिए। धन्यवाद।